पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ आज रविवार को भी अजीत द्विवेदी जी हैं, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। प्रायः हम लोग रविवार को नहीं मिलते, लेकिन कल शनिवार की रात से ही बिहार में इतना बवाल है, राजनैतिक बवाल है और सरकारी बवाल है कि आज मिलना मुनासिब समझा गया। तो बवाल किस बात का है? तो देखिए, बिहार में दो बातें तो स्पष्ट तौर पर कही जाती है। एक बात नीतीश कुमार कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, और दूसरी बात कही जाती है या यूं कहें कि अधिक बदनाम किया जाता है, सच्चाई भी है कि परिवारवाद सिर्फ लालू यादव के परिवार में। लेकिन हमने कहा कल रात से बवाल है। देखिए, बिहार में रेवड़ियां बट रही हैं। क्या रेवड़ियां बट रही हैं? आयोग का गठन हो रहा है, बोर्ड का गठन हो रहा है। अब इसके भी दो अर्थ हैं, मायने हैं, उद्देश्य हैं। पहला तो यह कि कुछ को संतुष्ट कर दिया जाए, एनडीए के घटक दल के जितने दल हैं उनके साथियों को, और कुछ को टिकट से वंचित कर दिया जाए। मतलब टिकट की मांग न कर सके इसके पहले ही उन्हें कुछ झुंझुना थमा दिया जाए। तो सबसे पहले अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन हुआ था, आयोग का गठन हुआ था। गुलाम रसूल बलियाबी, जो वक्फ बिल के बाद तेवर में थे, उन्हें चुप करा दिया गया। फिर सवन आयोग का गठन हुआ। महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो 2019 से ही प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। तो आगे भी देखिए, आयोग और बोर्ड गठित हो रहे हैं। फिर अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। वहां भाजपा के नेता रहे प्रेम नारायण गढ़वाल के बेटे को सामंजित किया गया। लेकिन कल रात को क्या बना? अनुसूचित जाति आयोग। और देखिए, वो नीतीश कुमार जो कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है, और परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर क्या क्या बोलते हैं हमने और आपने सुना है। तो लालू यादव के बारे में कहने के लिए सब कुछ कहा ही जाता है। नीतीश कुमार ने उस संचिका पर हस्ताक्षर किया जिसमें अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद मृणाल पासवान को अध्यक्ष बनाया गया, और उपाध्यक्ष बनाए गए जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी। दोनों विधानसभा चुनाव हारे हुए। अब देखिए, परिवारवाद तो क्या यह कहा जाए, सुबह से इस पर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की वो बात सही नहीं है कि पूरा बिहार मेरा परिवार। भले नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत तौर पर वह बात सही हो, लेकिन एनडीए के लिए, और जिस तरीके से विशेषकर लोजपा और हम पार्टी का रवैया है, यह कहा जा सकता है परिवार ही बिहार है, बाकी सब बेकार है। तो यह सोशल मीडिया पर चर्चा चल ही रही है, परिवार ही फर्स्ट है। दूसरी बात जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, मुनासिब समझा गया कि सुबह सुबह एक बड़ा पॉलिटिकल बम चिराग पासवान के बहनोई, अपने बहनोई, जमुई के सांसद और बिहार के प्रभारी अरुण भारती ने फोड़ दिया। हमें पिछले ही महीने कहा गया था कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होगा, तो अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। बात इतनी ही नहीं, रात को मृणाल पासवान की नियुक्ति हो गई, सुबह बम फटा कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान की स्वीकार्यता या चिराग पासवान को सिर्फ किसी जातीय बंधन में मत बांधिए, वह सर्व स्वीकार है, इसलिए सामान्य क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब सामान्य क्षेत्र कौन सा होगा? सामान्य क्षेत्र होगा तो उसका दायरा कितना बड़ा होगा? यदि दायरा बहुत बड़ा हुआ तो दानापुर भी हो सकता है, और यदि हाजीपुर में ही रहना है तो हाजीपुर का विधानसभा क्षेत्र भी हो सकता है, बीजेपी से सीट लेनी होगी। तो यह, और इसके बाद अरुण भारती ने यह भी कहा है इंटरव्यू में कि इस बात का सर्वे कराया जा रहा है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से, सामान्य क्षेत्र से चुनाव लड़ने से एनडीए को कितना फायदा होगा। तो दोनों ही बातें कि भाई जो लोजपा आर है और हम है, इनके लिए परिवार ही बिहार है, बाकी सब बेकार है। और दूसरा जो पॉलिटिकल बम फटा
कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे, किसी सुरक्षित क्षेत्र से नहीं, किसी सामान्य क्षेत्र से। इन दोनों के मायने क्या है जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, पहले हम लोग परिवारवाद की चर्चा करें। अब आज का जो घटनाक्रम है, जिस तरह से दो परिवारों के लोग एडजस्ट किए गए हैं एक आयोग में, उससे तो एक, और उन परिवारों के लोग पहले से जो एडजस्टेड हैं ऑलरेडी, वो लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पोजीशन में बैठे हुए हैं, उन्हीं परिवार के जो बचे हुए सदस्य थे उनको एडजस्ट किया गया। तो अब तो खोजना भी पड़ेगा आगे, अगर किसी को कोई पद देना होगा या चुनाव लड़ाना होगा तो इन दोनों परिवारों में खोजना होगा कि कहां से आदमी ले आए। अब एक एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब फैमिली को एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंडेड फैमिली से ले आना होगा किसी को कोई पद देने के लिए। नहीं, चिराग पासवान के परिवार में एक दूसरे बहनोई अनिल कुमार साधु हैं जो भी आरजेडी की ओर है, उन्हें लाया जा सकता है। बिल्कुल लाया जा सकता है। मैं किसी ने तो ये भी कहा कि अगर मान लीजिए चिराग पासवान विधायक हो गए और लोकसभा सीट खाली की तो कौन लड़ेगा, तो किसी ने कहा कि शादी करके पत्नी को लड़ा दें, शादी ही कर लेंगे और पत्नी को लड़ा देंगे। तो ये भी बिहार में होता ही रहा, हम लोगों ने देखा ही है, शादी करके लोग पत्नियों को टिकट लेते रहे, शादी करा करके और चुनाव लड़ते रहे। अजय सिंह याद है ना। वही तो फिर वो भी हो, मतलब अब ये स्थिति आ गई कि परिवार के जितने सक्रिय बालिग सदस्य हैं वो सब लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए, किसी न किसी राजनीतिक पोजीशन पर आ गए। तो ये अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ज्ञानेश्वर जी ये है, जो आपने कहा नीतीश कुमार ने कैसे ऐसा होने दिया, जो परिवारवाद के सख्त खिलाफ हैं, और अभी उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों ने उनके बेटे को लेकर के जो बेटे के राजनीतिक पॉलिटिकल लॉन्चिंग का प्रयास किया था, उसको उन्होंने स्कटल किया, उन्होंने नहीं होने दिया कि अभी नहीं होने देंगे। तो वो कर्पूरी ठाकुर की उस धारा से आते हैं कि भाई हम अगर बेटे को लड़ाना है तो हम छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसका मुख्य जो एजेंडा है पूरे देश में वो वंशवाद का है, परिवारवाद का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट कोई भी खोज सकता है, वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है वंशवाद के खिलाफ का है, वंशवाद के खिलाफ रहा है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोनों का एक मतलब जो टारगेट है वो वंशवाद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोज मिल जाएंगे, कोई सर्च करे तो, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवारवाद जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसके लिए उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च करने की भी बात की थी कि 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे किया जाएगा जो किसी परिवार की पृष्ठभूमि के नहीं होंगे, उनको राजनीति में ट्रेनिंग देकर के ले आया जाएगा। तो ये दोनों के लिए दोनों के लिहाज से बड़ी हैरानी की बात है कि नरेंद्र मोदी ने और नीतीश कुमार ने, दोनों ने ऐसा कैसे होने दिया। देखिए ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड और निगम का जो गठन हो रहा है उसमें दोनों पार्टियों की शीर्ष नेताओं की सहमति नहीं है, उनकी सहमति से ही हो रहा है। और जैसा आपने कहा नीतीश कुमार के तो दस्तखत होते होंगे संचिका पर, तो ऐसा कैसे होने दिया उन लोगों ने। ये क्यों नहीं इस बात में एक सावधानी बरती गई कि हम किस मुंह से अब जाकर के कैसे तेजस्वी यादव के खिलाफ इसका हमला करेंगे कि वो लालू यादव का परिवार वंशवाद करता है। उनकी बेटी एक एमपी है लोकसभा में, उनके 2 बेटे एमएलए हैं, एक तीसरी एक बेटी भी और लोकसभा का विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तो इस बात को आप कैसे टारगेट करेंगे। या राहुल गांधी जब आएंगे प्रचार करने और प्रधानमंत्री उनके ऊपर परिवारवाद और वंशवाद के आरोप लगाते हैं, तो वो आरोप कैसे लगाएंगे कि राहुल गांधी एक वंशवाद की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप शीर्ष नेता, मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता किसी परिवार से नहीं आए हैं, या जेडीयू के शीर्ष नेता किसी परिवार से नहीं आए हैं। इससे तो नहीं ढक जाएगी ये बातें जो अभी हो रही हैं कि चिराग पासवान के परिवार में, चिराग पासवान अपने एमपी हैं, उनके अपने बहनोई एमपी हैं, उन्होंने अपने दूसरे बहनोई जो उनकी पहली बड़ी माँ जिसको बोलते हैं वो रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद को भी उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनवाया, उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। और उससे ज्यादा आप देखिए जीतन राम मांझी के परिवार में कि जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी बहू अभी बाई इलेक्शन में एमएलए हुई, उनकी समधन एमएलए हैं, उनके एक और दामाद को अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो ये एक पहलू है विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, लड़ने की तैयारी में। तो ये एक पहलू है जिसको हम लोग पहली नजर में ये दिख रहा है कि ये वंशवाद का एकदम नंगा रूप है, जिससे बचना चाहिए था। जो पार्टियां दूसरे लोगों पर हमले करती हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमले करती है, कांग्रेस के ऊपर या समाजवादी पार्टी पर या राष्ट्रीय जनता दल पर, ये आपने वो हमला करने की जो आपकी यूएसपी थी, आपका जो एक बड़ा ब्रह्मास्त्र था, आप उसको गंवा रहे हैं धीरे धीरे। आप उसको, हालांकि तब भी कहा जाएगा क्योंकि राजनीति में एक चीजें आप नैरेटिव बिल्ड करने, कंस्ट्रक्ट करने की बात होती है, तो वो कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, लेकिन जनता तो ये सवाल पूछेगी। तो एक ये पहलू है जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि परिवारवाद का नंगा नाच है। और अब आपने अपना एक एडवांटेज जो था, आपका एस जो था, तुरुप का पत्ता जो था लालू यादव के परिवार पर हमला करने का, वो आपने गंवा दिया। तो एक तो ये पहलू है।
अब इसका बिल्कुल। दूसरा राजनीतिक पहलू जब हमने सोचा कि भाई ऐसा क्यों किया बीजेपी ने और नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी कभी इस बात से परहेज नहीं करती है कि अगर कोई डिसीजन करना है चुनाव जीतने के लिए तो वो करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर जो जो मोहब्बत और जंग में सब जायज होने की जो बात कही जाती है, उस जुमले को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में अक्षरशः चरितार्थ किया हुआ है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आज जिसके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए को घोटाले का आरोप लगाते हैं, उन्हीं अजीत पवार को पार्टी में अपने से गठबंधन में शामिल कर लेते हैं। तो ये चुनाव जीतने के लिए भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये जातिवाद, ये सब चीजें की कोई मतलब नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी और की। बिहार में आपने देखा ना, उपचुनाव में देखा, सुनील पांडे के बेटे को चुनाव लड़ाया। दिया आपने टिकट देखा दिया। राजू सिंह के विभाग में रहते हैं, उन्हें आपने बिहार सरकार में मंत्री बना दिया। हाँ, तो ये इस तरह की बात करने, इस तरह के काम करने में बीजेपी को कभी आपत्ति नहीं होती है। तो उस नजरिए से आप देखें तो ये एक अच्छा दाव आपको दिखाई देगा। ज्ञानेश्वर जी, आपने भी इस पर विचार किया ही होगा, क्योंकि अभी हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि दो ही वर्ग हैं जिसके वोट की सबसे ज्यादा मारामारी है, उसमें एक दलित है। दलित समाज के वोट के लिए सबसे ज्यादा खींचतान है। आप देखिए बीजेपी लगी हुई है और आरजेडी कांग्रेस भी लगे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी लड़ने आ रही है। तो जो दलित समाज के वोट की राजनीति है, उस राजनीति के लिहाज से अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि बीजेपी ने एक बड़ा मतलब थॉटफुल तरीके से ये काम किया है। थॉटफुल तरीके से ऐसा क्योंकि बीजेपी को दलित समाज में पासवान और मांझी, इन दोनों को एक मैसेज देना है कि तुमने जिसको अपना नेता माना है उसको हम और बड़ा बना रहे हैं। मतलब उसको, वही सर्वोच्च नेता है, समाज का सर्वोच्च नेता वही है, ये मैसेज देना है। अब देखिए किसी और को देते तो वो कितना, किसी और को भी अगर बनाते तो वो कितना मैसेज कन्वे करता, उससे कितना मैसेज बनता, कितना नैरेटिव बनता, ये हम आप नहीं कर सकते। किसी पासवान, दूसरे पासवान को अगर आप ले आकर के बनाते तो कितना उससे फायदा मिलता, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिराग पासवान को मजबूत करते हैं तो उस पासवान वोट बैंक को साधते हैं जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, एक तरह से अटैच्ड है उनके साथ, तो उसको और कंसोलिडेट करते हैं अपने साथ। इसी तरह से मांझी में एक नेता के तौर पर इमर्ज हो गए हैं जीतन राम मांझी। हर मांझी उनको अपना नेता मानता है, चाहे वो पश्चिमी सुदूर एकदम नेपाल के बॉर्डर का हो या बांग्लादेश के बॉर्डर का हो, वो जहां भी है मांझी वो मानता है कि जीतन राम मांझी उसके नेता है। और वो इस बात से खुश होता है कि वो परिवार मजबूत हो रहा है, जिसको हमने अपना माना है, जो हमारा सर्वोच्च मुखिया है हमारे परिवार का, वो मजबूत हो रहा है। तो ये बड़े सटल तरीके से ये मैसेज दोनों समुदायों को हुआ है कि दलित का तो यही वर्ग, यही नेता है देश में, प्रदेश में। तो इससे कंसोलिडेट होगा मांझी का और पासवान का। देखिए आप दूसरा एक वोट है, पासी वोट, आपने हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, अशोक चौधरी जेडीयू में है। एक दलित में जो रविदास है, राम समाज है, उसको छोड़ दीजिए तो बाकी तीनों चारों बड़े समाजों को साधने का एनडीए का अपना एक बड़ा दाव है। उसी दाव के, उसी युग के तहत एक हम लोग ये कह रहे हैं कि ये परिवारवाद का नंगा नाच है और किसी तरह से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी इस तरह से राजनीति करती है जिसमें जंग और राजनीति में सब जायज होता है, उस अंदाज में करती है। तो उसको जो मैसेज कन्वे करना था पासवान वोटर को, 5% पासवान वोटर को और मांझी समाज को, वो उसने कर दिया कि ये तुम्हारा जो नेता है, तुमने अपने परिवार का जिसको मुखिया माना है, हम उसको और पावरफुल बना रहे हैं। दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दोनों को नीतीश मैं मुख्य प्रधानमंत्री मानते हैं, दोनों के परिवार के सदस्यों को 2 और बड़े पद दे दिए गए। तो उस तरह से एक राजनीति साधने की कोशिश हुई है। तो लेकिन मतलब तो ये हुआ ना जी, इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जितने पासवान हैं और जितने मांझी हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वे तब तक चुपचाप घर बैठे रहें या झंडा उठाते रहें जब तक चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के परिवार के एक एक सदस्य को कोई पद न मिल जाए, तब तक उन्हें घर बैठे रहना चाहिए। इसका मतलब तो साफ-साफ यही हुआ। बिल्कुल यही मतलब है। अब आप देखिए, और आपने जो कहा कि सबसे बड़े को देखिए, यदि अनुसूचित जाति आयोग में भाजपा को अपना अध्यक्ष बनाना होता तो संजय पासवान भी बेरोजगार बैठे थे, भारत सरकार में मंत्री रहे। अब कई लोग ये बात कह रहे हैं कि आपने संजय पासवान, आपके पास अगर अपना ही पासवान लीडरशिप, आप क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? आप चिराग पासवान पर क्यों डिपेंडेंट हैं? मान लीजिए कि वो किसी, आप कब तक दूसरे के कंधे पर अपना वोट साधते रहेंगे? भाई नीतीश कुमार को आपने इतना बड़ा किया, बीजेपी लगी उनके पीछे तो इतने बड़े हो गए, फिर वो रामविलास पासवान एनडीए के साथ इतने समय तक पॉलिटिक्स करते रहे, तो आप क्यों नहीं अपना लीडरशिप आप बना रहे हैं अपना? तो संजय पासवान को करते, या गुरु प्रकाश पासवान जो है अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, लिखते पढ़ते हैं, अंग्रेजी के अखबारों में उनका आर्टिकल छपता है, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, उन्हीं को बना देते। तो ऐसे अपना पासवान लीडरशिप भी आप आगे कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया उसको। और मांझी लीडरशिप भी आप अपना आगे कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं किया।
इसलिए नहीं किया जी। गया अनुसर जी क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने का समय बचा हुआ है और आपको अपनी लीडरशिप आगे करके उसके नाम पर बहुत ज्यादा वोट मोटिवेट, देखिए आप वोटर्स के साइकी को समझने की जरूरत है, उसके मनोविज्ञान को समझने की बिल्कुल। जरूरत है। हर यादव चाहता है कि लालू यादव बड़ा हो, भले वो अपने बेटे के लिए भी कुछ ना कुछ सपना देख रहा हो, लेकिन अगर कोई प्रयास हुआ लालू यादव को कमजोर करने का तो वो खड़ा हो जाएगा कि नहीं, लालू यादव के परिवार को कमजोर मत करिए। हर जी। पासवान चाहता है कि रामविलास पासवान का परिवार मजबूत हो, वो उसमें अपनी मजबूती देखता है। जातिवाद इसी तरह से काम करता है। जातिवाद का जो 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 क्लासिकल जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो यही है कि आपका प्रत्यक्ष जुड़ाव के बगैर भी अगर आप कोई सहानुभूति महसूस करते हैं तो तमाम जो पासवान हैं या मांझी हैं वो ये चाहते होंगे, अपने बच्चे का भविष्य भी देखते हैं, लेकिन वो ये जरूर चाहते होंगे कि जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान का परिवार मजबूत। तो इसी बात को समझते हुए बीजेपी, नीतीश कुमार, तमाम जो वो गठबंधन की पार्टियों ने मिल करके ये फैसला किया है। तो बीजेपी का ही फैसला मूलतः होगा, नीतीश कुमार तो आजकल क्या फैसले करते हैं, लेकिन उस परिवार को मजबूत करो जिसको मजबूत देखना चाहता है उनका समाज। तो ये जो है इस फॉर्मूले पर ये चलिए, तो मजबूती दी परिवार, गई है। बिल्कुल, चलिए, तो परिवार को मजबूत करो, यही प्राथमिकता है। अब दूसरे पक्ष की ओर चलते अब हैं, इसमें जो इसमें एक चिराग बात कहना पासवान था ने जी, बम फोड़ा। एक बात इसमें रह गई जो हम लोगों को कहना था। आपने भी, चूंकि आप ही ने सोशल बिल्कुल, मीडिया में उसका तेजस्वी यादव का एक जो पोस्ट है वो आपने बिल्कुल, शेयर किया है। आपने उसमें हमने देखा, उनका भी बाद में हमने देखा, उन्होंने लिखा है कि भाई बिहार में जीजा साला और बाप बेटा और ससुर दामाद और भाई भतीजे का ये जो एक राजनीति हुई है। अगर इस बात को अभी अपोजिशन के ऊपर भी जी, डिपेंड करता है कि वो अब तेजस्वी यादव इसको टारगेट करके इसकी बहुत आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं बिल्कुल, उसकी सफाई के लिए उनको एक तर्क मिल गया, उनकी सफाई के लिए उनको एक माध्यम मिल गया। उस तर्क से वो इस बात को डिफेंड करते हैं कि पहले अपने यहाँ देखिए भाई, फिर हमारा देखिएगा। इसकी आलोचना करने के हकदार तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल कि यदि कभी जनसुराज की सरकार बनी तो भी हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हकदार तो बिल्कुल अकेले प्रशांत किशोर ही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो चलिए वो हम नहीं लोग कर अब, रहे हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग अब दूसरे पक्ष। जी, ठीक है। जी, आवाज नहीं आ रही है जी। जी, हाँ, तो दूसरे पक्ष में चलते हैं। जो पॉलिटिकल बम फोड़ा सुबह सुबह अरुण भारती ने, चिराग पासवान के बहनोई ने, और उन्होंने कह दिया चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे और किसी आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे। चिराग पासवान के मन में क्या है? लार्जर देन लाइफ है क्या? क्या सोच रहे हैं? उनके समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया है। अभी हम उनके एक पैनलिस्ट डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद का बयान देख रहे थे कि उन्होंने कह दिया चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं और चिराग पासवान किसी एक जाति के नेता नहीं है, वह सभी जातियों के नेता हैं। तो चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, कोई वैकेंसी नहीं है, और अब कह रहे हैं बिहार लड़ने ही आना है और सामान्य सीट से लड़ेंगे। अब सीटों को लेकर क्या लगने लगा, कोई कह रहा है दानापुर, कोई कह रहा है हाजीपुर, कुछ लोग कह रहे हैं लालगंज, और कई कई सीटों पर बातचीत शुरू हो गई है। तो यह चिराग पासवान रहते रहते कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक कर देते और इसका मकसद क्या होता है? अरुण भारती कह रहे हैं, सर्वे भी कराया जा रहा है उनकी पार्टी की ओर से कि चिराग पासवान लड़ते हैं तो इसका फायदा एनडीए को कितना मिलेगा। देखिए, सर्वे का मूल उद्देश्य यह नहीं होगा कि एनडीए को कितना फायदा मिलेगा। सर्वे का उद्देश्य यह होगा कि चिराग पासवान की जमीन कितनी उर्वर है। यह हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा है बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाने की। ये बार बार उनकी पार्टी भी कह रही है, आज भी कहा गया कि वो बड़ी भूमिका बिहार में निभाना चाहते हैं। उन्होंने पहले एक नारा चला, बिहार उनको बुला रहा है, इसके लिए भी उनको बिहार जाना है। तो वो, लेकिन हम पहले भी जो एक बात कहे थे जब उनके बिहार जाने की बात थी कि क्या वो केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ करके लोकसभा से इस्तीफा देकर के अगर बिहार बुला रहा है तो बिहार जा रहे हैं। तो ये सब बातें अभी नहीं, इस बात को नहीं क्लियर किया जा रहा है, ये सब नहीं कहा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, ये संसदीय बोर्ड ने फैसला किया, तो संसदीय बोर्ड तो वही फैसला करेगा ना जो चिराग पासवान चाहेंगे। ऐसी जो 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 पार्टियां हैं परिवार की या एक व्यक्ति की पार्टियां हैं, उसमें तो कोई क्या डेमोक्रेसी होती है, नेता जो चाहता है सो होता है। तो इसका मतलब चिराग पासवान चाह रहे हैं चुनाव लड़ना। अब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वो चाह रहे हैं चुनाव लड़ना। दूसरी बात भी बहुत स्पष्ट है कि वो ये संभावना देख रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने एक दिन और चर्चा की थी ज्ञानेश्वर जी, कि बहुत ही असेंबली के बहुत ही हंग होने की संभावना है,
बहुत हंग होने की, मतलब ऐसा हंग होने की संभावना है कि कोई एक प्लेयर इधर उधर हो गया तो पार्टी सरकार नहीं बने, ऐसी स्थिति आएगी कि कोई एक जी प्लेयर इधर उधर हो जाए तो सरकार नहीं बनेगी, किसी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिले। हम आज फिर दोहरा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जितने लोग हल्के में ले रहे हैं, जितने लोग ये मान रहे हैं कि वो बहुत बड़ी ताकत नहीं बनेंगे, वोट मिलेगा, सीटें नहीं जीतेंगे, उन सबको दोबारा सोचना होगा। एक बड़ी मतलब बड़ी बड़ी चीजें बदल रही हैं जमीन पर, और प्रशांत किशोर के लिए समर्थन बढ़ रहा है जिस तरह से ये लोग देख रहे हैं इन पार्टियों की राजनीति को। तो वो एक जी बड़े फोर्स के तौर पर प्रशांत किशोर आएंगे बिहार की राजनीति में। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स कर रही है, एक बड़ी फोर्स, बड़ी ताकत बनेगी। उसी वजह से चिराग पासवान ये मान रहे हो, जैसा उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि जेडीयू की भी सीटें कम हो सकती हैं और आरजेडी की भी सीटें कम हो सकती हैं, बीजेपी जेडीयू की बढ़ सकती है, बिल्कुल जेडीयू की सीटें बढ़ सकती हैं, बीजेपी की कम हो सकती हैं, आरजेडी की कम हो सकती हैं सीटें। तो इसमें ऐसी हम स्थिति में चिराग पासवान को ये लग रहा है कि अगर हम 25-30 सीट लड़ते हैं और एनडीए की अच्छे स्ट्राइक रेट पर अगर हम 2 अंकों में रहते हैं, 12-15 सीट जीतते हैं, तो क्या पता हमारी लॉटरी खुल जाए। बिल्कुल एक संभावना, जो उनके पिता को जो पद ऑफर किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर किया था सन 2000 में, वो नहीं गए थे, उसके लिए एक बेचैनी छटपटाहट चिराग पासवान की दिख रही है। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो 12-15 सीटों पर उप मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं। ये उनके मन में निश्चित रूप से, वो कहेगा कोई नहीं, क्योंकि बड़ी भूमिका, आप इतने बड़े केंद्रीय मंत्री यहाँ भी कैसे कहें कि हम उप मुख्यमंत्री बनने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि भारत सरकार में यहाँ दिल्ली में बैठ करके और मंत्री पद के मंत्री के रूप में आप कुछ नहीं कर पा रहे। अभी कोई पूछे ना उनसे कि अब 1 साल होने जा रहा है उनको, तो उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के तौर पर बिहार के लिए क्या किया है? बिल्कुल, बिहार में कौन सी परियोजना चिराग पासवान लेकर के आए हैं बिहार के लोगों के लिए, उन्होंने कौन सा भले का काम किया? उनके पिता ने तो बहुत काम किए, जितने, हालांकि वो लंबे समय तक मंत्री रहे, लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाए आप। तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप केंद्र सरकार में मंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में, आपके करने का स्कोप बहुत लिमिटेड है। लेकिन बिहार में अगर उप मुख्यमंत्री आप होते हैं तो आपका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा। आप बिहार के लोगों के लिए, बिहार में रह करके रोज का मिलना जुलना, लोगों के बीच में घूमना, मंत्रालय आपके, वो आपके विधायक हो जाएंगे, आपके लिए बिहार में बहुत स्कोप हो जाएगा आगे की राजनीति करने के लिए। तो वो इस सोच में जा रहे हैं कि असेंबली हंग होनी है इस बार, और उस हंग असेंबली में अगर हम 12-15-17 सीटें जीत के आते हैं, तो जो उनके पिताजी कहते थे 2005 के फरवरी के चुनाव में कि चाबी हमारे पास है, तो वो चाबी अगर इनके पास आ जाती है तो वो क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं, उस पर क्या हासिल कर सकते हैं, वो उस सोच में जा रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। एक तो ये बहुत ही प्रत्यक्ष है, मतलब इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की हम लोगों की बात नहीं है, इसी सोच में वो जा रहे हैं। अब जहां तक बात है उनके सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की, तो मतलब सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की, हाँ, सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की, सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की, तो वो लड़े। ये एक बहुत बड़े दलित नेता हुए देश में, सुशील कुमार शिंदे, वो हमेशा सामान्य सीट से चुनाव लड़ते थे। सोलापुर की एक सीट थी, वो हमेशा कोल्हापुर वहां से चुनाव लड़ते थे, हमेशा सामान्य सीट से चुनाव लड़ते थे। और बाद में एक समय वो मुख्यमंत्री भी हुए, राज्यपाल भी हुए। अशोक चौधरी बिहार में सामान्य सीट से चुनाव लड़ते थे। और अभी हम लोगों ने देखा कि अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद की सामान्य सीट से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, और उन्होंने लल्लू सिंह को हराया, जिनको एक ट्रॉफी की तरह समाजवादी पार्टी कांग्रेस दिखाती रही, या समाजवादी पार्टी ने उसने टिकट दिया था उनको, ये सुनीता वर्मा को मेरठ की सीट पर अरुण गोविल के खिलाफ, जो रामायण के राम थे सीरियल के। अपने बिहार में भी किसी लोकसभा सीट पर हमको अभी वो कोई सामान्य सीट से किसी दलित को चुनाव लड़ाया गया था। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई, मतलब ये नई बात नहीं होगी कि आप सुपौल में कि आप सामान्य सीट से कोई दलित नेता चुनाव लड़े, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर लोक जनशक्ति पार्टी इसको बड़ा इशू बनाना चाहती है तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप सामान्य सीट से चुनाव लड़िए, आप सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे इस नाते, इसलिए कि आप जन जन के नेता हैं, ये बड़ी बात होगी। आप जन जन के नेता अभी नहीं हुए। अभी जन जन का नेता, ज्ञानेश्वर जी, हम लोग पहले भी एक दिन चर्चा किए थे, आपने इस पर ध्यान दिलाया कि जो एक विधानसभा चुनाव 2020 में लड़े, जब उनको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग थी, तब तो उनके उम्मीदवारों को बहुत अच्छे वोट मिलते थे। लेकिन जब वो अकेले लड़े कुशेश्वर स्थान का बाई इलेक्शन या तारापुर का बाई इलेक्शन, तो क्या हुआ, वहां उसमें उनके कैंडिडेट्स को 3-3, 4,000, 4,000, 5,000 वोट आए, 4-4%, 5-5% वोट आया। तो वो आपकी असली ताकत थी। अभी आप जन जन के नेता बनने के लिए आपने किया क्या है? जन जन का नेता बनने के लिए क्या किया जाता है, ये किसी को भी बनना, जिसको भी नेता बनना है, वो प्रशांत किशोर को देखना होगा कि 2.5 साल से वो भी प्रिविलेज्ड आदमी है, उनके पास न पैसे की कमी है, न पावर की कमी है, न संसाधन की कमी है।
और प्रिविलेज्ड होने के बावजूद वो सड़क पर संघर्ष करते रहे, पैदल चलते रहे। और कल की तस्वीरें हमने देखी, इस उमस में पसीने से लथपथ हैं उनके, और वो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों के बीच में। चिराग पासवान को कब हम लोगों ने देखा इस तरह से सड़क पर संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, आप यात्रा करते हुए, मुद्दे उठाते हुए? नीतीश कुमार की, जब आप नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े तो आप निजी अटैक नीतीश कुमार के ऊपर करते रहे, आपने उनकी सरकार के ऊपर कब अटैक किया? कब इस सरकार में, जब इस सरकार की कमियों को कब आपने उजागर किया? बिहार में पलायन है, बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, इसके लिए कब आप लड़े? तो ये आप नहीं करेंगे तो जन जन के नेता कैसे बन जाएंगे? जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जब नाराज थे तब तो बहुत सारी बातें कह रहे थे। और देखिए पिछले दिनों उन्होंने कह दिया था कि बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है। यह भी नीतीश कुमार को असहज करने वाली स्थिति ही थी। हाँ, तो ये बात आपने तब कही जब आप उसके शामिल हैं, उसी सरकार के मंत्री हैं, आप केंद्र में, आप एनडीए के मंत्री हैं, और अपनी सरकार को आपने लेकर के कहा तो समझ गए लोग ना कि आपका एजेंडा है कोई, आप किसी एजेंडे से बोल रहे हैं, आप कोई प्रेशर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए जो काम करने चाहिए वो आप नहीं। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक तो ये एकदम जो मजाक और जोक वाली बात है कि आपने डीपी लगा लिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, तो इससे आप थोड़े जन जन के नेता हो जाएंगे अपने सोशल मीडिया में डीपी लगा लेने से। तो जन जन के नेता वाली बात थोड़ी बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, वैसे कोई बात नहीं है। हर पार्टी अपने नेता के लिए कहती है, हर पार्टी अपने नेता को जन जन का नेता बताती है। ऐसे नेता भी जिनको चुनाव लड़ने पर 100 वोट नहीं आते हैं, वो भी अपने को जन जन का ही नेता कहते हैं। तो जन जन के नेता का कहने की बात है। आप सामान्य सीट से भी लड़ेंगे तो उससे कोई बहुत चीजें कोई बदलने वाली नहीं है। अब तीसरी बात, आप सीट की बात जो कह रहे थे कि सीट आप चुन लीजिए ना भाई, तो आपके हाजीपुर लोकसभा सीट में 3 सीटें आरजेडी के पास है। आप चुन लीजिए राघोपुर सीट और महुआ सीट या महनार सीट में से कोई एक सीट। आरजेडी जीती हुई है तीनों सीटों पर, आप चुन लीजिए उसमें से कोई सीट जी भाई, चुन सकते हैं ना भाई। मतलब जीती हुई सीट है, वहां एनडीए के पास सीट नहीं है, आरजेडी की सीटें हैं। आप कहिए कि भाई हम तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, आप साहस तो करिए। हम तो आप जैसे आप मुख्यमंत्री बनने आए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कहा कि हम शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ेंगे गोल मार्केट सीट पर। तो शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े, उसी दिन तय हो गई लड़ाई कि जो जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया शीला दीक्षित को, मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 10 साल मुख्यमंत्री रहे। तो अगर आप बड़ी भूमिका के लिए जाना चाहते हैं तो जो बड़ी भूमिका में है उसको चैलेंज करिए ना, उसको चैलेंज करिए कि भाई हम आ रहे हैं, हम लड़ेंगे आपके खिलाफ। तो वो नहीं करना है आपको, उसमें भी सुरक्षित सीट खोजनी है। तो सुरक्षित सीट खोज करके लड़ना है ताकि आप चुनाव जीत जाए, विधानसभा का विधायक हो जाए, आपके 10, 12, 15 लोग चुनाव जीत जाए, आपके हाथ में कुंजी आ जाए, बिहार में सरकार बनाने की चाबी आपके हाथ में आ जाए, फिर आप उसके हिसाब से अपनी पोजिशनिंग कर सके। अगर ये लक्ष्य है तो क्या बिहार के लोग थोड़ा ना इस बात को नहीं समझ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि इससे बिहार के लोगों को कोई फर्क पड़ जाएगा या वो नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होना। सब आदमी किसी न किसी नेता के बेटे बच्चे को ही, बेटे बेटी को ही वोट दे रहा है वहां, तो उसमें दे आप वोट दीजिए, उसमें चिराग पासवान को मिल जाएगा। लेकिन ये पोजिशनिंग जो है, ये इससे जाहिर हो रही है कि आपको आपकी सत्ता के लिए, बिहार की सत्ता के लिए बेचैनी है, छटपटाहट है, और केंद्र की सरकार में आप संतुष्ट नहीं। तो ये तो सवाल उठेगा, बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहिए कि भाई ऐसी क्या बात है केंद्र में, जहां केंद्र सरकार का मंत्री जो पूरे देश का मंत्री है वो छोड़ करके और बिहार आना चाह रहा है, कि उसको क्या गड़बड़ी है, वहां क्या कमी है दिल्ली में जिसके लिए उनको बिहार आना है। एक तो ये बात है। और बिहार की सेवा करनी है अगर आपको, तो आप विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री, बड़ी भूमिका मिलेगी तभी बिहार की सेवा करिएगा। आप बिहार की सेवा करिए प्रशांत किशोर की तरह, 2.5 साल से कर रहे हैं, अपना पैसा लगा करके बिहार की सेवा करिए, जरा लोगों के बीच में घूमिए, फिर उसके बाद देखते हैं। नहीं, चलिए वो परमंडलीय सम्मेलन हो रहा है। लेकिन एक और बात देखिए, संक्षेप में ही ले लें हम लोग। प्रधानमंत्री 2 दिनों पहले बिहार में थे और उन्होंने विक्रमगंज में बड़ी सभा को संबोधित किया था। विक्रमगंज काराकाट विधानसभा क्षेत्र में आता है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी हो गया। और वहां प्रधानमंत्री ने जिन लोगों का नाम लिया उनमें से एक नाम गायब था, और वह महत्वपूर्ण नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। काराकाट से चुनाव भी लड़े, चुनाव भी हारे, और विक्रमगंज में ही प्रधानमंत्री उपेंद्र कुशवाहा का नाम भूल गए। इसे लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं में उदासी है कि ये कैसे हो गया, ये भी किसी खेल का हिस्सा है या बस भूल है। यदि खेल का हिस्सा है तो इसे समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में साजिश के शिकार हो चुके हैं। अजीत जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बड़ी बात है। एनडीए के भीतर की जो टकराव है, ये उसकी ओर इशारा है
क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसे नाम नहीं भूल सकते हैं एक राज्यसभा सांसद का जो अपने उनके पूर्व कलीग हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, मंत्रिमंडल में उनके मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, शिक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, उनका नाम ऐसे नहीं भूल सकते। अच्छा, प्रधानमंत्री के सामने या तो पर्ची लिख करके दी जाती है सभी लोगों के नाम की, या सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर सबके नाम लिखे होते हैं। तो पहले से नाम लिखा होगा, जिसमें नाम नहीं होगा इसलिए वो नाम मिस हुआ है। तो पहले से नाम नहीं लिखा हुआ, अब ये फिर कोई साजिश है या कोई मतलब डेलिबरेट ऐसा हुआ होगा, ये हमको ऐसा लग रहा है। अनजाने में वो कोई भूल चूक नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई साजिश या कोई उसमें एजेंडा है। तभी आज हमने एक वीडियो देखा जो पता नहीं उससे रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग एक ही नाव पर सवार हैं, और अगर नाव डूबती है तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा थोड़े डूबेंगे, और अगर नाव ऊपर आती है और तैरती है तो अकेले चल पार करती है, किनारे लगती है तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा किनारे थोड़े लगेंगे, उसमें सवार सब लोग लग। तो उनका इशारा किसकी ओर था ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। बड़े नेता इसी तरह से बोलते हैं, सूत्र में बोलते हैं, आपको डिकोड करना होता है। तो ये अगर जेडीयू बीजेपी दोनों के लिए हो सकता है, ये जो चूंकि नाव पार लगे, अगर नाव डूबेगी तो बाकी लोगों की नाव, उपेंद्र कुशवाहा तो बहुत हल्के हैं, अपने तैर जाएंगे, उनको कोई अकेले ही तो व्यक्ति हैं, अभी तो अकेले राज्यसभा के सांसद हैं, उनको तो लोकसभा चुनाव हरा दिया गया था, और उनकी पार्टी का भी बहुत बड़ा बैगेज नहीं है। लेकिन जो लोग सत्ता में है, वो केंद्र की सत्ता में भी नहीं है, बिहार की सत्ता में भी नहीं है, जो सत्ता में है उनको नाव डूबने का असली झटका तो उनको लगेगा ना। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप सबको साथ लेकर के चले। हमने जो उनके मैसेज को डिकोड किया, वो मैसेज यही था कि नाव में जो अगर सब आदमी सवार है तो नाव कैसे किनारे लगे, अगर उसमें कोई छेद हो गया, पानी रिस रहा है, तो कैसे उसमें पानी सब आदमी को मिल के निकालना होगा, सब आदमी को मिल के चप्पू चलाना होगा, तब नाव पार लगेगी। ये वो इशारा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनके मन में इस बात की कसक होगी, कचोट होगी कि प्रधानमंत्री आए और उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, उनके चुनाव क्षेत्र, उनके क्षेत्र में खड़े होकर उनके क्षेत्र में भाषण हुआ और नाम नहीं लिया। उस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मेहनत की है, उस क्षेत्र में उन्होंने यात्रा निकाली थी, और वो लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक यात्रा की थी उस शाहबाद और उस इलाके में। तो इसके बावजूद उनकी वहां फॉलोइंग भी है, वहां एक मजबूत आधार है उनका, और जिस जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब जिस जाति से वो आते हैं, पॉलिटिक्स तो वो सबकी करते हैं, उस जाति का वहां आधार है उस इलाके में। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि उस जाति की वजह से वहां कम से कम 4 या 5 सीटें बीजेपी हारी है, मतलब वहां नुकसान हुआ एनडीए को। तो उस इलाके में आपने उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया, और जानबूझ करके अगर नहीं लिया है, इसको रेक्टिफाई नहीं किया गया आगे, तो फिर ये एक नुकसान की बात होगी एनडीए के लिए। कोई अच्छा साइन हम इसको नहीं मानते। चलिए, तो देखिए, हमने आज संडे को विशेष तौर पर आपके लिए कार्यक्रम कर बिहार की सियासत को समझाया कि किस तरीके की रेवड़ी बढ़ रही है, और परिवार को ही सबसे पहले रेवड़ी मिल रही है, फिर चिराग पासवान का नया धमाका क्या है, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या फिर से कोई खेला हो रहा है। तो बिहार की सियासत को समझते रहिए, हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए, और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।